अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। हमारा न्यूज़ के लिहाज से आज के दिन का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ। अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान में ज़लज़ले की खबरें आई हैं। उसका जो इलाका है कला सैफुल्ला और हरनाई, यहाँ पे जी कोई ऑलमोस्ट 5.9 की शिद्दत का ज़लज़ला इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है और अपडेट किया जा रहा है। खबरों की आमद का सिलसिला जारी है। इतलात ये भी हैं कि इसमें तकरीबन 20 पाकिस्तानी शहरी वो जाँबहक हो गए हैं और 20 ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। बहुत अफसोसनाक के वाक़या है जो अब से कुछ देर पहले पेश आया है। बलूचिस्तान के हवाले से आपको अपडेट किया। अभी हम इस पर मजीद भी बात करेंगे और चूंकि आज के शो का फॉर्मेट हमारा एज यूजुअल वही होगा, लेकिन बड़ी खबर चूंकि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसके हवाले से हमने आज बात भी करनी है। लेकिन आगाज़ में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। हरनाई और शारग में मुतादिद मकानात गिर गए, जानी नुकसानात की इत्तला। कौमी एहतसाब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर आपस में मुशावरत नहीं करेंगे। इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। मरियम नवाज का साजिश के तहत मुंतखब हुकूमत को गिराने का इल्जाम। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया। काबीना के कई वज़रा और मुशीरों का मुस्ताफी होने का फैसला। पाक फौज में आला सतह पर तकर्री और तबादले। लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। घर के बच्चे ज़हीन लेकिन तालीमी सहूलियात का फुकदान, तदारुक कैसे मुमकिन है? जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग के सीजन 3 का फाइनल जीतने वाली टीम चपूरसन से करवाएंगे मुलाकात एक्सप्रेसो में। और हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात फाइनेंस के शोबे में PhD करने वाले सब्जी फरोश से। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बलूचिस्तान का ही जिक्र है जहां 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। उसने तबाही मचा दी है। 20 अफराद के जाँबहक होने की इत्तलात हैं। 300 से ज़ायद रिपोर्टेडली ज़ख्मी हैं अफराद इसमें। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ये कहता है कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 थी। इसकी गहराई ज़ेर ज़मीन 15 किलोमीटर मरकज़ में हरनाई के करीब थी। हमें इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात हैं इस अंदोनाक साने के हवाले से। शेख साहब बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोसनाक साना है। यकीनी तौर पे आपके पास कुछ मालूमात हमसे बेहतर होंगी। हम चाहते हैं ज़रा सरकारी सतह पे आप हमें कुछ बता पाएँ इस साने के हवाले से। मालूमात है जी कि हम आर्म फोर्सेस वहाँ उनकी लगी हुई हैं और दूर दराज के इलाके हैं। अब वहाँ इमरजेंसी नाफज हो चुकी है। डॉक्टरों को तलब कर लिया गया है और जख्मियों की ट्रीटमेंट जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये खुदाई मसला है और इसमें जितनी भी इंसानी खिदमत हो सकी वो करेंगे। और मरकज भी और सूबा बलूचिस्तान भी दोनों एक पेज पे इनकी खिदमत के लगे हैं और आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर और जवान उनकी इमदाद के लिए पहुंच गए हैं और वो काम कर रहे हैं। शेख साहब, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बलूचिस्तान का जो PDMA है वो किस हद तक इक्विप्ड है इस साने से निपटने के लिए? शेख साहब का मुनक़ता हुआ है जी, या उन्होंने मुनक़ता किया है। बहरहाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें मुख्तसरन बता रहे थे कि इस वक्त इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। जो वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू हैं उनके मुताबिक ज़लज़ले से ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो हरनाई का इलाका है वहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, हरनाई और शारग में मुतअद्दिद मकानात भी तबाह हो गए हैं, जबकि पशीन, मस्तूंग, मुस्लिम बाग, सब्बी, कला सैफुल्ला में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए और ज़लज़ले के झटके 3:02 पर महसूस किए गए थे। और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास यही आ रही हैं कि रेस्क्यू टीम जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी हैं। पाक फ़ज़ाइया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी रेस्क्यू की सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ कोयटा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। और ज़्यादा चूँकि प्रॉब्लम यह है कि रोड उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बेहतर नहीं है, इसलिए इमदादी कार्रवाइयों में भी शदीद मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम ओवरऑल अभी बात कर रहे थे कि 20 के करीब कैजुअल्टीज़ हुई और 300 से ज़ायद जो अफराद हैं वो स्टिल ज़ख्मी हैं और कई अफराद अभी भी
मलबे तले दबे हुए हैं। एग्जैक्टली और ये कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर भी हमारे पास जो अभी अलसुब पहुंचे हैं। इतलात ये आ रही थी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यहाँ पे डॉक्टर्स जख्मियों को रेस्क्यू करने के बाद उनका इलाज कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन की टॉर्च के ज़रिए उनका इलाज किया जा रहा था। बहुत सी जगहों पे अंधेरा था, बिजली नहीं थी और ओबियसली बिजली का निज़ाम मुअत्तल भी हो जाता है, मुअत्तल हो गया है सारी सूरत हाल के बाद। तो बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल थी डॉक्टर्स के लिए कि वो मोबाइल टॉर्च के ज़रिए ट्रीट कर रहे थे मुख्तलिफ पेशेंट्स को। अभी भी शायद ये सिलसिला बहुत सी जगहों पर इसलिए जारी हो क्योंकि ऐसे मौक़ों के ऊपर इस बात का तयन मुश्किल होता है कि कितने अफराद हैं जो कि मलबे के नीचे दबे हैं और कितने अफराद हैं इनको निकाल लिया गया है। हमारी दुआएं उन सभी लोगों के साथ हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी दुनिया भर से पैगामात आ रहे हैं जिसमें अफसोस का भी इजहार किया जा रहा है और हमदर्दी का भी इजहार किया जा रहा है। और वैसे ही इलाके को खास डेवलप्ड इलाके नहीं है। मरनाई की बात करें, कला सैफुल्लाह की बात करें और इनकी जो हॉस्पिटल्स तक एक्सेस है मतलब वो भी कोई इतनी आसान नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे जानी नुकसान कम से कम हो। माली नुकसान तो हुआ ही है लेकिन अल्लाह करे जानी नुकसान। इंतजामिया के लिए भी खासा चैलेंजिंग है क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से भी हम बात करें कि ये पहाड़ी इलाका है, सड़कें उस तरह से स्मूथ नहीं है। वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या दीगर सरगर्मियाँ उनको सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना किया जा रहा है और अभी भी कई अफराद जो है मलबे तले दबे हुए हैं। साथ साथ खवातीन और बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। इस ओवरऑल जो भी हमें लेटेस्ट अपडेट्स भी मिली हैं और पाक फौज के जो नौजवान हैं वो भी इस इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अफसोसनाक सानिया है जिसमें ऑब्वियसली अब ज़लज़ले का एक कुदरती मामला है लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ामिया भी अपनी पूरी कोशिश करी है कि जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल्स में एज अर्ली एज पॉसिबल पहुँचाया जा सके और कोयटा के दीगर अस्पतालों में भी ज़ख्मियों को लाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से भी इमरान ने भी बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद नहीं है। टॉर्चेस के ज़रिए जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर्स वहाँ पर ज़ख्मियों को अकोमोडेट करने की कोशिश करें। बट स्टिल वही बात कि हमारी दुआएं उन तमाम लोगों के साथ हैं जो मुश्किल वक्त जिन पे है और जिस तरह से भी सिचुएशन है, नेशनल डिज़ास्टर है, उसके हम उस पर यही कह सकते हैं कि इंतज़ामिया अपनी भरपूर कोशिश करें और हम सब अपनी दुआओं में लोगों को याद रखें जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये भी आपको बताएं कि इस वक्त जो कम्युनिकेशन मीन्स हैं वो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। सड़कें बहुत हद तक तबाह हो गई हैं इस ज़लज़ले से और अभी चूँकि वहाँ पे मीडिया की एक्सेस इतनी पॉसिबल नहीं है, कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो अपडेट्स हम तक पहुँच रही हैं उससे हमें इतलात मिल रही हैं कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बुरी तरह उसको नुकसान पहुँचा है और जो सड़कें हैं वो राब्ता सड़कें तबाह हुई हैं। और इतलात ये भी हैं कि इस वक्त FC लेवीज़ और पुलिस भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है चूँकि इसका वक्त बहुत अलग था, अर्ली मॉर्निंग था और फिर कुदरती आफत है, इसके लिए वक्त का तयन भी मुश्किल होता है, इससे पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए भी बड़ा वक्त लगा होगा यकीनी तौर पे और लग रहा है। तो इस मौके पे सिर्फ हम यही हमें दुआ करनी चाहिए कि वो लोग जो कि मलबे के नीचे दबे हैं वो कम से कम खैरियत से हों या उनमें से ज़्यादा की जानें बचाई जा सकें। और ये इससे पहले भी हो चुका है, यहाँ पे पहले भी इन इलाकों में इस किस्म के वाक़यात ज़लज़ले आए हैं और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था। और पाकिस्तान में अगर ओवरऑल आप को हम याद कराएं तो अक्टूबर पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। 8 अक्टूबर का ज़लज़ला तो आपको याद ही होगा जिसमें हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, शहर के शहर तबाह हो गए थे। और आज भी हम चूँकि उससे एक दिन ही कबल ये वाक़या हुआ है तो ऐसा लगता है कि अक्टूबर और ख़ास तौर पर ये जो अक्टूबर के दिन है ज़लज़ले को लेकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ खास अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अभी जिस ज़लज़ले की शिद्दत की हम बात करें 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला था और उसकी गहराई तकरीबन 15 किलोमीटर थी। हन्नाई इसका मरकज़ था जिसकी वजह से ज़्यादा जो तबाही है इन्हीं इलाकों के आसपास हुई है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जी ज़लज़ले से जितनी भी जानी माली नुकसान के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं वो हमें वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स मिलती चली जा रही है हम आपके साथ शेयर करें। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट्स यही हैं कि 20 के करीब अफराद जो हैं वो इस साने में जमा हुए हैं जबकि 300 से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और DHQ हॉस्पिटल में भी 100 से ज़ायद ज़ख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है जबकि अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी हैं जिसमें पाक फौज और दीगर इंतज़ामिया जो है वो इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और जिस ज़लज़ले का हम जिक्र कर रहे थे मैंने मौका जानते हुए मैंने कहा मैं थोड़ा सा उसको देख लूँ तो ये 8 अक्टूबर 2005 को जी सुबह तकरीबन 8:50 पे ये जो ज़लज़ला था ये आया था। कश्मीर का एक बड़ा जो इलाका है जिसमें बालाकोट शामिल था, मुजफ्फराबाद शामिल था, वो इससे मुतासिर हुआ था और आपको याद है कि इसमें हज़ारों की तादाद में अमवात हुई थी, पूरे के पूरे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स दब गए थे, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ था। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस शिद्दत का ज़लज़ला तो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि अक्टूबर 8, 2005 को आया था, लेकिन इसकी भी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे चूँकि ये लेस डेवलप्ड इलाके हैं, ये अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, तो यहाँ पे मसला ये है कि बहुत ज़्यादा मजबूत इमारतें नहीं हैं। और पाकिस्तान में हमारा अगर हम ओवरऑल इमारतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं
तो सबसे अलार्मिंग बात यह है कि हमारी इमारतों को जो कहना चाहिए कि अर्थक्वेक से रेजिस्टेंस करने वाली इमारतें नहीं बनाया जाता, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं होती मोस्टली, और घरों में तो खैर इस चीज़ का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता, और फिर ऐसा जब वाक़या होता है तो उसके रिजल्ट सामने हैं। इस वक्त हमें ज़िया लांगू साहब ज्वाइन कर रहे हैं जी, उनसे हम ज़रा पूछते हैं कि वो हमें ऑन बिहाफ ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या बता पाएंगे इस अंदोनाक वाक़े के हवाले से। ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मैं चाहता हूँ ज़रा आप हमें बताइए क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास। ज़िया साहब सुन पा रहे हैं? हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ओबियसली वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू साहब की एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई भी है। उन्होंने कहा की जब हम बात करते हैं तो उस पर किसी का बस नहीं होता, चाहे वो इंसान हो, इंतजामिया, जो भी लोग हों, तो उसके लिए अपने आप पे करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ सियासी रहनुमाओं की भी इस हवाले से इस वक्त इज़हार ताज़ियत आ रहा है। मुन्ना सिलाई साहब को मैं ट्वीट देखता। लांगू साहब हैं? हाँ जी, हमारे साथ लांगू साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया लांगू साहब कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। नहायत ही अफसोसनाक वाकया है जिसके हवाले से पूरी कौम इस वक्त परेशान है। ऑब्वियसली एक सानिया है, क्या अपडेट्स हैं आपके सानिया के हवाले से? कितनी कैजुअल्टीज अभी तक कंफर्म है और अभी तक जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, तकरीबन 3 बजे के करीब बलूचिस्तान के तकरीबन 7-8 अजला में एक शदीद पैमाने का जिलजिला आया है, जिसका मरकज जिला अरनाई है। जिला अरनाई और ज़ियारत में जो है तमाम अजला, अभी तक आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 अजला में काफी नुकसान हुआ है। जो रिपोर्ट्स मुझे आई हैं उनके मुताबिक अभी तक मुतअद्दिद मकानात गिर चुके हैं और बहुत ज्यादा तादाद में लोग जख्मी हैं। तो कोयटा से PDMA की टीमें रवाना कर दी गई हैं, जो एम्बुलेंसेस के साथ और अहवी मशीनरी के साथ यहाँ से रवाना हो चुकी है, जो वहाँ तकरीबन ज़ियारत अरनाई का रास्ता यहाँ से 3-3.5 घंटे का है, तो वहाँ पहुँचकर अपने रेस्क्यू का काम स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत बड़े पैमाने का जिलजिला था। बलूचिस्तान की तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जिलजिला आया है, तो जाहिर है तमाम अजला में नुकसानात भी हुए हैं और लोग जख्मी भी हैं, और जख्मियों की का डेटा भी अभी तक उसको डेटा को जमा किया जा रहा है, क्योंकि 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जिलजिला आया है, तो डेटा जमा करने में जाहिर है जख्मियों का थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में अगर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के 7-8 डिस्ट्रिक्ट के जख्मियों को अभी तक देखा जाए तो ये ठीक है। लांगू साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस वक्त यकीनी तौर पे आप मसरूफ़ होंगे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मसरूफ़ होगी, बड़ा मुश्किल वक्त है, एंड वी बिलीव कि तमाम इस वक्त हुकूमतों को, खासतौर पे मरकज़ को भी और दीगर सूबाई हुकूमतों को भी बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताया था, मुन्ना सिलाई साहब का ट्वीट मेरे सामने से गुजरा, वफाकी वज़ीर भी हैं और दीगर जो सियासी रहनुमाई यकीनी तौर पर वो भी इस मामले से इन टच हैं, जैसे कि शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और हार्ट गोज़ फॉर बलूचिस्तान, जी हमारी दुआएं हैं। पहले इतना लेस डेवलप्ड इलाका है और अभी नुकसानात का तखमीना लगाना मुश्किल है, तो अल्लाह करे जानी नुकसान कम से कम हो, हामी और नासिर हो जिनके साथ। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात भी आसान करे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से। तो सदर मुमलिकत ने इससे मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन नैब नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक पुराने इख्तियारात के साथ काम जारी रखेंगे। ताहम नए चेयरमैन की तकर्री के लिए अब वजीर आजम की बजाय सदर मुमलिकत अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। अगर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा और ये कमेटी गवर्नमेंट और अपोजिशन के 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसी हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर कानून फरूक नसीम ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और नैब के इख्तियारात महदूद करने का ऐलान करते हुए बताया कि वफाकी, सूबाई काबीना और ज़ैली कमेटियों के फैसले कारोबारी बरादरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निजी और बैंकिंग तनाज़ात हों और टैक्स मामलात नैब के दायरा कार से बाहर होंगे, जबकि नैब अदालतों को 90 दिन से पहले मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार भी दे दिया गया है। नैब के पास रह क्या गया है ये सोचना पड़ेगा। वफाकी वज़रा ने जवाब पेश किया है कि लामहदूद इख्तियारात के बायस नैब बड़े केसेस पर तवज्जो नहीं दे पाता, इसलिए बोझ कम करने के लिए FPR, FIA और स्टेट बैंक को मजीद मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नैब के इख्तियारात महदूद करने का मकसद बड़ी मछलियों को पकड़ना और करप्शन के जो मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि ऑर्डिनेंस का दूसरा हिस्सा एक एक्ट भी आएगा। उन्होंने अपोजिशन को दावत दी कि अगर वो मजीद तरामीम या फिर अपनी राय देना चाहती है तो वो ले आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें पहले नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर चुकी हैं और चेयरमैन नैब की तौसीह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इस हवाले से हमें इत्तलात है कि वो भी उन्होंने ऐलान किया है। सो फवाद चौधरी की स्टेटमेंट भी आपके सामने हमने रखी।
विद दैट ऑपोजिशन इस वक्त किन ग्राउंड्स पे सोच रही है, लेकिन हकीकत में इस ऑर्डिनेंस की जो मंदरजात है वो नैब को किस जानिब लेके जा रहे हैं, इस पे हमने बात करनी है। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जनाब मजहर अब्बास साहब हमें अलसुब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा उनका तजिया जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। मजहर अब्बास साहब सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मौजूद है हमारे साथ। ये बड़ा अहम फैसला है क्योंकि नैब के ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं तो पिछले 5-8 सालों में नैब के ऊपर ही पॉलिटिक्स होती रही है और एक पॉलिटिकल एंगलिंग कह लें या एक डायरेक्शन कह लें हमें मिलती रही है। ये जो कल ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसके बाद आप नैब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और उन केसेस का जो कि एक्सपेक्टेड थे कि नैब इनके ऊपर अपना रोल प्ले कर सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बलूचिस्तान के जलजले में जो लोग जहाँ बाग हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है ज़्यादातर बच्चे हैं, उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। बलूचिस्तान में माजी में भी बहुत ख़तरनाक किस्म के जलजले आ चुके हैं, क़याम पाकिस्तान से पहले भी पूरा कोयटा ही तबाह हो गया था। तो सबसे पहले तो उनसे ताज़ियत। दूसरी चीज़ ये कि बदकिस्मती से ये ऑर्डिनेंस पर्सन स्पेसिफिक है, गो के इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं, लेकिन इसकी जो सबसे डैमेजिंग क्लॉज है वो ये है, जो सबसे खूबसूरती थी इस ऑर्डिनेंस की, उसको बदसूरती में तब्दील कर दिया गया है, और वो है नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज को हटाकर। क्योंकि नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज की वजह से आपको ये पता था कि 4 साल बाद नए चेयरमैन को आना है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि 4 साल बाद यही चेयरमैन रहेंगे या कोई और चेयरमैन आएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे बहुत पूरे एक नैब की जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको डैमेज किया गया है, बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया है। इसके बाद आज आपकी हुकूमत है, कल आपकी हुकूमत नहीं होगी, तो जो अगली गवर्नमेंट होगी वो एक ऐसे नैब के चेयरमैन को लेकर आएगी कि जिसको वो जो नैब का चेयरमैन किसी भी वक्त आखिरी सालों में, अपने आखिरी साल में वो इस तरह के केसेस को पिक करेगा जिससे वो बड़े आराम से गवर्नमेंट को प्लीज कर सकता है। दूसरी बात जो इसमें की है, इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल को तो वो किया है, लेकिन इस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो कौन है और उनका एक वफाकी वजीर से क्या ताल्लुक है, तो उनको भी पावर दे दी गई है। साथ में आपने गवर्नमेंट को खुद पता है और मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये 12 FBR के बारे में इनका अपना क्या मौक़िफ़ रहा है, ये खुद इनके रिकॉर्ड शो करता है। तो अब उसके पास, FBR के पास चीज़ें चली जाएंगी, FIA के पास चली जाएंगी। FIA, FBR, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, इनकी जो कारकर्दगी मादी में रही है और इस वक्त भी है वो सबके सामने है। तो नैब को बिल्कुल एक उसी तरीके का इदारा बना दिया गया है कि इसमें वो सारी चीज़ें निकाल ली गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट की टैक्सेशन के मामला, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन प्राइवेट लोगों सबको हटा दिया गया है। होना क्या चाहिए था, एक्सटेंडेबल की क्लॉज, नॉन एक्सटेंडेबल की क्लॉज बरकरार रखनी चाहिए थी हर सूरत में। यानी आप 2 दिन पहले एक चेयरमैन नैब की जब मियाद ख़त्म हो रही है, 2 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप इस चेयरमैन को कुछ महीने या हो सकता है कि अगले टेन्योर तक ही जारी रखें आप इनको, जब अगर आपके इत्तेफाक राय नहीं हो। फिर दूसरी बात ये कि क्या आपको कोई और शख्स नहीं मिला था इसी नैब के इदारे के अंदर? इनके जो डिप्टी थे जो इस्तीफा दे गए, उनकी रेपुटेशन पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी हुसैन असगर साहब की। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? अब अगर उनको लाने की कोशिश की जा रही है चेयरमैन नैब, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको हटाने की पर दबाव था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये एक अलग बात है। अच्छा मतलब कुछ कल चूंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर एक कमेंट किया और दीगर जो सोच रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। कानूनी तौर पर इसके अंदर काफ़ी ऐसा लगता है कि ये एक कमज़ोर ऑर्डिनेंस है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता है तो एज़ पर लॉ चूँकि नैब का कानून नहीं है, न सिर्फ इसको चैलेंज किया जा सकता है बल्कि हो सकता है कि ये स्ट्राइक डाउन भी कर जाए। आपको क्या लगता है जो जिस किस्म की शिकें इसके अंदर शामिल है एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन के हवाले से, आपको लगता है कि अगर इसको चैलेंज किया गया तो कानूनी तौर पे इसको मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए, एक्सटेंडेबल के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि एक्सटेंड नहीं हो सकता टेन्योर, लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम नहीं कह सकते कोर्ट के मामलात में क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला करेगी इसका नहीं है। लेकिन जैसे अपोजिशन को खासी उम्मीद है और बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी समझते हैं कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है।
लेकिन स्ट्राइक डाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको जरूरत क्या है। आप एक और किसी और अच्छे शख्स को क्यों नहीं ला सकते थे चेयरमैन? इतनी क्लॉजेज अगर आपने करना था तो बुनियादी तौर पे चेयरमैन नैब की पावर्स को डेलीगेट करना चाहिए था। जो प्रोविंशियल डायरेक्टर्स नैब हैं उनके दरमियान एक पूरा कमीशन बना देते आप नैब का, जो रेफरेंसेस के हवाले से फैसले करते। अब इसमें आपने जो नैब के अंदर अगर आपने कोई चीज करनी थी तो वो ये करनी थी कि नैब किसी मुल्जिम को, जिसको वो मुल्जिम समझता है, किस स्टेज पर गिरफ्तार करना चाहिए था। ठीक। अब जो नैब में प्रॉब्लम है वो यही है कि आप शुरू में उठा लेते हैं और 2 साल बाद आप कहते हैं कि जी इसके खिलाफ रेफरेंस नहीं बन सका, जबकि नैब के कानून में 10 महीने के अंदर अंदर आपको रेफरेंस फाइल करना लाजिम है। लेकिन उन चीजों को आपको बेहतर करने की जरूरत थी। आपने नैब की बुनियादी पावर्स को ही खत्म कर दिया। अब नैब जो है वो एक और FIA बना दिया आपने नैब को, एक और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना दिया है, और जिस तरह उन डिपार्टमेंट्स का हाल है उसी तरह आपको लग रहा है कि नैब का भी अब यही हाल हो जाएगा। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आप अलग सुबह हमारे साथ थे और अपनी राय और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब का ये कहना है कि नैब के इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब को भी एक ऐसा ही इदारा बना दिया गया है जो कि इदारा तो है लेकिन इख्तियारात नहीं है उसके पास और नताइज नहीं दे सकेगा बाकी इदारों की तरह। अब इसकी भी वही हालत कर दी गई है। हुकूमत को ये भूलना नहीं चाहिए कि आज उनकी हुकूमत है, कल वो हुकूमत में नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी तरामीम शामिल हैं जिसमें ये चीज़ मद्देनजर रखी गई है कि कल हम नहीं होंगे तो हमें ज़रा नुकसान ना हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार बच्चों ने रिवायती हरीफ भारत को टेनिस एशियन अंडर 12 चैंपियनशिप में शिकस्त दे दी है। लेट मी रिपीट, भारत को हराया हमने टेनिस चैंपियनशिप के अंदर अंडर 12 जो कंपटीशन था, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त टेनिस एशियन अंडर 12 चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इस्लामाबाद में होने वाली इस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने पहले राउंड की आखिरी लीग के अंदर भारत को हराया और इस मैच में पाकिस्तान ने 6-2, 5-7 और 10-5 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम में जो हमारे प्लेयर्स शामिल थे उनका नाम भी आपको बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। अबू बकर, हमजा, रोमान, तलहा और मिकाल शाहबाज इस टीम का हिस्सा। बिल्कुल, भारतीय टीम की बात करें तो उन्होंने टेनिस एशियन अंडर 12 चैंपियनशिप के अगले राउंड में जगह बना ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद मिकाल, शहबाज और हमजा, रोमान। पहले हम बात करेंगे मिकाल के साथ। मिकाल, वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस, कैसे हैं आप? Thank you for having me. I'm doing good. How are you guys doing today? Good. हमजा भी हमारे साथ है। हमजा, how are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप दूसरे राउंड में आ गए हैं और आपने इंडिया को हराया। इससे और ज्यादा हमारी खुशी डबल हो गई है। मिकाल, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं, कितना एक्साइटिंग था ये मैच, कितना एक्साइटिंग था ये राउंड आपके लिए? It was very exciting. It was very pressuring, but that made it fun. So I was just happy to compete and do really well. ओके। अच्छा हमजा, आप लोग क्या एज अ सेट खेल रहे थे? डबल्स का कंपटीशन था ये या अकेले खेल रहे थे? पहले तो ये बता दीजिए। और दूसरा ये भी कि आपके जो कंपेटिटर्स थे, आपके जो ओपोनेंट थे, उनमें क्या चीज़ ऐसी थी जो जिस लिहाज से आप में बेहतरी थी इसलिए आपने उनको डिफीट किया इस मुकाबले में? जी, पहला सिंगल मैंने खेला तो उजास मिलावट से। अच्छा जी, तो वो बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ खेला था। वो बहुत बॉलें चला रहा था, तो मैं बहुत डर रहा था कि मैं इंडिया से मैच खेल रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं फिर जब मैच शुरू हो गया तो मेरे कोच बैठा था, नुमानुल हक। अच्छा जी, तो फिर मैंने जब कोच को देखा तो मैं बहुत डर रहा था। फिर मैंने जब देखा तो मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। अरे वाह, उस वक्त तो मतलब जज्बा आ गया फिर कि तो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो अब मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई इंडिया नहीं टिकेगा। बिल्कुल, और मेरे साथ पूरा क्राउड बैठा था तो मैं बहुत खुश था कि ये मेरे पास पूरा क्राउड भी है। तो मैं कहा पाकिस्तान के लिए खेल रही तू तो पाकिस्तान के लिए खेले तो तू छोड़ना नहीं इसको। बस आपने नहीं छोड़ा, यही स्पिरिट चाहिए था। मिकाल, आपने भी ये सोचा था कि मैंने छोड़ना नहीं है किसी को और मैं बस अब खेल रहा हूँ तो अब मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ? I was playing in the Pakistan doubles match with Abu Bakr, and it was a super exciting match. We were down 6-2, 5-0, and match point, and we both made an amazing comeback. We played very good volleys and won the set 7-5, and then the match tiebreak 10-5.
and everyone watching was getting very excited, and they were all cheering for us. That's great, मिकाल. So आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? पाकिस्तान के अंदर भी बता दें और इंटरनेशनली भी बता दें, और ये भी बता दें कि क्या आप प्रोफेशनल टेनिस को परस्यू करने जा रहे हैं? Are you going to be a tennis player in the future? Yes, I will try to become a tennis player in the future and hopefully represent Pakistan. And my favorite players are Novak Djokovic and Islamah Karish. सर्बियन नोवाक जोकोविच. वैसे मुझे भी नोवाक बहुत पसंद है. और हमजा से भी पूछते हैं उनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है. हमजा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी, मेरा इंटरनेशनल में रॉजर फेडरर और पाकिस्तान में अकील खान. अकील तो फिर आप दोनों की तो नहीं बननी चाहिए. एक नोवाक को फॉलो करता है, एक फेडरर को फॉलो करता है, बल्कि वो ज्यादा फेडरर वर्सेस नडाल ज्यादा चलता है. अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए अब ये बताइए कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्या तैयारी है हमजा? जी, इधर पेशावर में बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ. हमारे असफंजार साहब डीजी ने हमारे लिए कैंप लगाया इधर, तो मैं इधर बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खेला हूँ. तकरीबन सुबह मैं 7 बजे से 10 बजे तक खेलता हूँ और शाम को मैं 3 बजे से 5 बजे तक खेलता हूँ. तो हमजा, ये जो टेनिस शॉट्स होती हैं इसके लिए तो बड़ी मसल स्ट्रेंथ चाहिए होती है यार, बड़े तगड़े बाजू चाहिए होते हैं. दो किड्स अंडर 12 बट स्टिल उसका जो टेनिस बॉल होता है और जो रैकेट भी काफी हैवी होता है, प्रोफेशनल रैकेट जो होता है, तो आप तो बड़े मुझे लीन से लग रहे हैं. लीन से लग रहे हैं. जी जी बिल्कुल. तो नहीं, ये तो बस हम खेलते रहे. पहले हम जब छोटे तकरीबन पहले आ जाए तो पहले छोटा रैकेट होना चाहिए, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता तुम बढ़ते हो तो फिर बड़ा रैकेट होना चाहिए. ओके ठीक है. मिकाल, आप ट्रेनिंग के हवाले से कुछ हमें बताइए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूजुअली हम जब बात करते हैं तो ट्रेनिंग का फुकदान है, या कम से कम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हद तक मीट नहीं हो पाते व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनिंग. क्या आपको वैसे ट्रेनिंग मिल रही है, और क्या ये ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि कल किसी बड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर आप कम्पीट कर पाएं? I'm training both in the US and in Pakistan. Okay. And I'm training for around 6 to 8 hours a day because one of my favorite athletes of all time, his name is Kobe Bryant. He wakes up at 6 a.m. and trains for 6 hours a day and for 6 days a week. And I do that too. Okay. So you're even like making your training more harder than Kobe Bryant. Like it's more than him. Sometimes, yeah. That's amazing. That's great. हमजा, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताएं. आपका, चूंकि जिस तरह से अभी इमरान ने मिकाल से भी एक क्वेश्चन किया कि आप जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं? आपको प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हो? जी, मुझे अवेलेबल है. इधर हमारे पास कोच है, तो हमें कोच देते. इधर हमारे पास अपना कोच है, तो हमें फिजिकल ट्रेनिंग वो करवाते हैं इधर. ठीक है. तो कहीं किसी पॉइंट के ऊपर हमजा आपको लगा कि जिन प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे थे, जैसे इंडियन प्लेयर्स थे अंडर 12 कैटेगरी के, वो टेक्निकली कुछ आपसे बेहतर थे, या कुछ ऐसा अगर आपको मिल जाता इन ट्रेनिंग तो आप उनसे बेहतर दो के आपने उनको हराया है, लेकिन कहीं फील हुआ कि कोई लैकिंग है जिसको बेहतर किया जा सकता है ट्रेनिंग को लेकर? जी, उससे मैं स्टेमिना में बहुत फिट था, तो वो इतना नहीं था. जब मैं फर्स्ट सेट जीत गया तो वो बहुत तका मुझे लग रहा था, लेकिन मैं इतना फिट था कि मैं तकरीबन 4-5 सेट और भी खेल सकता था. यार, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल है. ये हम दैट्स वेरी इंप्रेसिव हमजा. बिल्कुल. अच्छा, दिस इज द रियल पाकिस्तानी थिंकिंग ना, कि इंडिया के खिलाफ है तो फिर तो हमने जो मर्जी किया, फिर हमने लड़ा. जबरदस्त. वी आर सो प्राउड ऑफ यू हमजा एंड मिकाल. वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड राउंड. आप इसी तरह से जीत कर आए और हम आपको दोबारा बुलाएंगे जब आप जीतेंगे. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. अ वेरी गुड लक. बिल्कुल, और इंस्पिरेशन भी है जी तमाम उन बच्चों के लिए, तमाम उन किड्स के लिए जो कि स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन सुबह शाम उन्हें कहते हैं साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री वो भी जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे ऐसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को मनवाना चाहते हैं पढ़ने के अलावा, तो आप उनको जरूर सपोर्ट करें. वो भी रोमान की तरह और मिकाल के सामने आ सकते हैं. बाय द वे, मिकाल हमारे साथ फ्लोरिडा से मौजूद है. एग्जैक्टली. और कोशिश करेंगे जब पाकिस्तान है तो इनको दोबारा से बुला लें. ब्रेक लेंगे जी. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे गुज़िश्ता रोज पाक फौज में तबादले और तकर्रियों के बारे में। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स की तब्दीलियों के साथ साथ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की तब्दीली भी अमल में लाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ISI का नया DG तैनात किया गया। उनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट और 78वीं PMA लॉन्ग कोर्स से है। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को कोर कमांडेंट कराची भी तैनात थे। वो कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा के तौर पर भी खदमात सरअंजाम दे चुके हैं। बिल्कुल। और IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ के ओहदे पर भी तैनात रहे हैं, अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कुरम एजेंसी हंगू में ब्रिगेड भी कमांड की है। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज UK से फारिग तहसील है। उन्होंने एशिया पैसिफिक सेंटर बराए सिक्योरिटी स्टडीज होनोलुलु से भी डिग्री हासिल कर रखी है। हम अगर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की बात करें तो उनका आबाई इलाका मोरा शेखा कुणियाला गुजर खान रावलपिंडी है। ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर NDU, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एजुडेंट जनरल मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये अहम तब्दीलियाँ और अहम तबादले और तकर्रियाँ हैं जो कि पाक फौज में की गई हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि इससे पहले जो फैज़ हमीद साहब थे वो ISI के अंदर DG कोर जो काउंटर इंटेलिजेंस है वो भी रह चुके हैं। और नदीम अंजुम साहब के हवाले से तो आपको बता ही रहे हैं कि बड़े अहम ओहदों के ऊपर अपने फ़राइज़ सरअंजाम गए हैं और दे रहे हैं। इस वक्त हमें इस्लामाबाद जाना है जी, वहाँ पे मुराद अली शाह साहब बराह रास्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अब उस प्रोजेक्ट के हवाले से तो जो 3 वफाकी वज़रा हैं, चाहे उन्होंने गुड फेथ में भी किया हो, लेकिन उनके लीडर कहते हैं ये तो चोरी के लिए किए। वही जो पैमाना आप दूसरों के लिए रखते हैं वही रखें। और सबसे पहले तो वो जो लोग हैं उनको अपने ओहदे छोड़ने चाहिए, ठीक है, और ओहदे छोड़ के अपने आप को, इसलिए कि उनके लीडर ने उनको पहले ही चोर कहा हुआ। हम उसको तो बाकी लोगों को तो कहते रहते हैं, लेकिन इनको भी पहले से ही कहा हुआ है ना, जो आजकल वो नए नए टर्म चल रहे हैं, इंटरनेशनल सादिक और अमीन और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो 2016 में कह दिया था कि वो सब चोर हैं जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ये तो कुछ गुजरा के निकले, उनको तो अलग करें ना भाई काबीना से। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले अगर चोर भी खुदी और मुझे नहीं इतना ज़्यादा जबान पे है वो बोल, लेकिन मुंसिफ भी वही और प्रोसिक्यूटर्स भी वही, ये कौन सा इंसाफ होगा? थैंक यू सर, थैंक यू। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। अब हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा से लिंक करेंगे एक्सप्रेसो। स्टे ट्यून्ड। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ जाता है सफर शर्त का और उसके अंदर सहरा नवर के खतूत जो कि तकरीबन 25 तक पहुंच चुके हैं। और आज का जो खत है वो एक स्कूल के हवाले से है जो कि छोरा के अंदर बनाया गया है। इसको बेसिकली थर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है रिहाइश के लिए भी, लेकिन यहाँ पे छोरा के अंदर एक स्कूल मौजूद है। उसका अहवाल आज के इस खत के अंदर देखते हैं, सफर शर्त। अच्छा बैठ। अच्छा आप बच्चों का क्या हाल है? आप ठीक हैं? अच्छा भाई ये बताओ बच्चों कि ये जो मैं अभी लिखूंगा ये आप में से कौन बताएगा कि ये मैंने क्या लिखा है? ये बताएं कि ये मैंने क्या लिखा है, कौन बताएगा? ये क्या है, मैंने क्या लिखा है?
वाह वाह वाह। तो एक आप बैठ के बताओ, आप बैठ के बताओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नालो चाय, नालो चाय, हाँ हाँ, और नालो चाय लैला। और ये बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये बहनें हैं, ये छोटी बहन है, आप बड़ी बहन हैं? नालो चाय, नालो चाय, शांतल, शांतुल। नालो चाय, हो नालो चाय, शांतल, शांतुल। शांतुल, केड़ा हाल है? केड़ा हाल है? हाँ, केड़ा ठीक दा ठीक है। अच्छा, केड़ा हाल है? ठीक है। ये बताइए कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं? सर बराड़ी से आते हैं। कोई तो आने जाने का तो फासला किसी का 2 किलोमीटर, इसका 3, किसका तो 4 किलोमीटर का भी फासला होता है। अच्छा, अच्छा। पैदल ही आते हैं डेली। और ये तकरीबन यानी 1 से 5वीं तक है? जी हाँ, 1 से 5। 5वीं से आगे बच्चे कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं या तो करीब हाई स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल में जाते हैं, जैसे नौकोड है। ज़हानत के हवाले से अगर देखा जाए तो देखते हैं कि जो शहर के बच्चे हैं ना, उनसे हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं तो वो बहुत सही है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे माहौल मिलता है उन्हें, जो बराड़ के बच्चों में तजुर्बा है। सब कुछ जो है कि पौधा है तो उसको भी देखते हैं ये कैसे होता है, कैसे हर चीज का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल। एनिमल से लेके प्लांट से लेके हर वो चीज जो बच्चे तो है ना, उस पे जो थाकते हैं कि पढ़ना ही है सिर्फ। हाँ सही। उनके पास सिर्फ हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना सर, वो पढ़ाते कोर्स में इतना नहीं पढ़ाते हैं जितना वो दोस्तों बाहर की बातें सिखाते हैं अमली जिंदगी में। कितने टीचर्स हैं आप एक चौना स्कूल में? एक चौना स्कूल में एक टीचर है। ठीक ठीक। अब इस खित्ते में ये जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये आसपास मतलब यही स्कूल है चौना स्कूल जिसको हम नहीं, और भी है, गवर्नमेंट के भी स्कूल है। अच्छा अच्छा। सरकारी स्कूल भी हमारे गांव में भी गवर्नमेंट का स्कूल है, लेकिन वो बंद पड़ा है। गवर्नमेंट स्कूल है और बंद पड़ा है? हाँ बंद पड़ा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है, पढ़ाते नहीं है, उस्ताद नहीं पढ़ाते हैं। ये बिल्डिंग आपने देखी होगी। हाँ हाँ जी 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 जी। यहाँ से आप रोड से, हाँ जी, वो एक बिल्डिंग नजर आई। वो भी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग बनी हुई है और वो खाली है। तो यही कहने का मकसद कि बिल्डिंग है, स्कूल नहीं है। मतलब कोई वहाँ पे बच्चा नहीं जाता? बच्चा नहीं है, कोई टीचर नहीं है। नहीं। अभी उसी स्कूल में कुछ अर्सा उस्ताद होता है तो फिर चला जाता है दूसरा जो उस्ताद वीडियो तो कुछ कहते हैं भाई हमें टीचर दो, वो नहीं देते हैं। हैरान कौन बात है कि ये चौनरा है और चौनरा के अंदर ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं हैरान कौन, मतलब उनके पास बिल्डिंग है गवर्नमेंट के पास। और सर हमें अभी ये चौरा जो है ना, ये भी थोड़ा अर्सा 1 साल हुआ है बना हुआ है। अच्छा, पहले ये चौरा से पहले? अभी तो ये नीम जो खड़ा है, हाँ ये बड़ा खूबसूरत एक दरख्त था, उसके नीचे पढ़ते थे। उसके नीचे भी बिठा के बच्चों को पढ़ा है। यहाँ से बच्चे जो पढ़ के आगे अब कहाँ तक आपकी तो इल्म में होगा कि मैट्रिक एफए बीए कहाँ तक? काफी बच्चे जो हमारा स्कूल जो 21 साल से चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई सक्सेस स्टोरी हमें बताएं जो यहाँ से कोई अच्छा, मतलब किसी ने इंजीनियरिंग डॉक्टरेट या कोई कुछ भी किया हो? कोई इधर से जो निकले हैं, कोई आर्मी में भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। कुछ पुलिस में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब है, और जो मुख्तलिफ इदारे हैं, इंडस्ट्री है वगैरह है, इसमें भी काम कर रहे हैं। तो फारग कोई नहीं है। इनमें से कोई बच्चा है जो हमें कोई सिंधी जुबान में या उर्दू में या किसी भी इसमें कोई पोएम सुना दे या कोई? अच्छा, अगर बच्चा सुनाते हैं, लेकिन अभी जो ना जब कोई कैमरा आता है तो फिर थोड़ा सा शर्माते हैं, वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात वो तो आप तो कहते हो। हाँ। लेकिन वो बच्चे कहते पता नहीं है क्या। नहीं हम कोई जबरदस्ती, कोई जबर नहीं है। वो कोई कुछ अगर कोई वैसे ही शौक से करना चाहे तो ठीक है। सिंधी जो कहेंगे याद हुजे बुधाए तो बुधाए हैं। मोटी आई मुदते वाह रुत बार खिलियो गुलगुलाब जो खिड़िया कटण हार बेरा दे बोर कई गुलन मते गुंजार थबाजी सतार वाली वडो वड़ कयो आई रुत बसंत जी जंहिंमें जगमग तारूं सभु टिलन मोतियो मुगरो चंबेली सूरजमुखी खिड़ियो सभु खिलनि खैरो आ ख़ुशीअ जो टांगर था टिमकनि झूलन ऐं झिमकनि गुलड़ा गुलिस्तान में। वाह। बारिश का जो सीजन खत्म हुआ, इसी बारिश की सीजन में जो कुछ होता है, जो पौधे वगैरह हैं, तो उनकी जो पहले कंडीशन क्या होती है खिजा में, और बाहर की मौसम में क्या होती है। अब देखें ना, ये पढ़ना एक अलग चीज़ है और अमली तौर पे इन बच्चों को ये तमाम जो चीज़ें कह रहे हैं, इनको अमली तौर पे ये देखते भी हैं। अच्छा, अब आखिरी बात, मैं अभी उर्दू में एक फिक्रा लिखूंगा, आपने पढ़ना है, ठीक है? ये मैं सिंधी में नहीं लिखूंगा, उर्दू में लिखूंगा, ठीक है? ये मैंने क्या लिखा है?
बहुत प्यारे बच्चे हैं। और आप मुझे ये बताएं कि ये मैंने ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? आप वाकई बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ना आपने जोर देना है कि आपकी जो बहनें हैं और जो आपके साथ ये बैठी हुई हैं ना, जो आपकी बहनें बैठी हुई हैं, इनकी भी इसी तरह मदद करनी है। बहनों ने आपकी मदद करनी है, ठीक है ना? और इसी तरीके से आपने मिलजुल के पढ़ना है, ठीक है? तो अब मुझे ये बताएं कि मैं जा सकता हूँ? चले जाऊँ, है ना? मेरे ख्याल में चले जाने चाहिए ना। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अलखिदमत चौनर स्कूल के सामने इस वक्त हम बैठे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों से हमारी बातें हुई और यकीन करें कि एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल किस्म का एक रूहानी तजर्बा था उनसे बात करके। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं शोएब हाशमी, जो कि अलखिदमत फाउंडेशन के जो उनका मीडिया डिपार्टमेंट है उससे मुंसलिक हैं। शोएब भाई, ये बताइएगा कि ये जो स्कूल है, ये तो एक स्कूल है, तो अलखिदमत का ये प्रोजेक्ट जो है कितना बड़ा है, कितने स्कूल्स हैं जो कि सिंध में इस तरह, इनको चौनरा स्कूल कहते हैं? इसको चौनरा स्कूल कहते हैं। चौनरा चूंकि मकामी जुबान में झोंपड़े को कहा जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और ये सिर्फ थरपारकर के अंदर है, ये पूरे सिंध में नहीं है। और थरपारकर में भी इसके होने की एक वजह है। अच्छा। जब 1998 में नेमतुल्लाह खान साहब ने यहाँ साफ पानी का एक बड़ा काम का आगाज़ किया, जो 1998 में पहला कहत हम कह सकते हैं आखिरी चंद सालों में आया, तो उसमें पानी के मंसूबों के साथ साथ एक और हमें यहाँ पे कमी महसूस हुई कि चूँकि आप खुद यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम मेन सड़क से नीचे उतरने के बाद काफ़ी डेजर्ट के अंदर आना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे गोट हैं और यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तालीम की कोई और सहूलत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा गैप था कि बच्चों को कुछ तालीम के लिए उनके लिए कुछ किया जाए। और जो फौरी तौर पे जो चीज़ हो सकती थी यहाँ के कल्चर के मुताबिक, वो ये चौनरा स्कूल का हमने फिर आगाज़ किया, जिसमें एक टीचर नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है, एक ही चौनरा के अंदर बुनियादी तालीम उनको देता है। और उसका मकसद भी यही होता है कि 5वीं तक की तालीम के बाद ये बच्चे जो हैं वो पास की तहसीलों में या जो पास के स्कूल हैं, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं उस अरसे में और वो थोड़ा ट्रैवल करना उनके लिए आसान। बहुत ज़बरदस्त। आपकी कितनी कॉस्ट आती है किसी एक चौनरा स्कूल का अगर हम लें? ये जो आपके पीछे एक चौनरा स्कूल है, इस पे इसकी तामीर से लेकर और इन बच्चों की जितनी कुतब हैं, वो अच्छा किताबें फ्री हैं? एग्जैक्टली, यहाँ कोई फीस नहीं है, स्टेशनरी फ्री, किताबें फ्री, फीस फ्री, हम फीस नहीं है। स्कूल बनाते हैं और आसपास की जो आबादी है उन्हें बताते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। उसके लिए उनके वालिदैन की काउंसलिंग, यहाँ पे जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके वालिदैन से मिलते हैं, उन्हें कायल करते हैं। क्योंकि देखिए ना, इस डेजर्ट के अंदर जहाँ पे उनकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होते तो हाँ जी बिल्कुल, तो उन्हें तालीम से मतलब उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। जी सही है, सही है। तो उन्हें कायल करना, और इस पे 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। एक चौनरा स्कूल पे 2.5 लाख रुपए में आप जो है वो इन बच्चों को बुनियादी तालीम, जिसमें ये लिखना पढ़ना, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, वॉलंटियर बनना चाहे एज अ टीचर छुट्टियों में या जब भी कभी थर में आना चाहे, तो ये भी फैसिलिटी है? ये फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ एक इशू है जिसका हमें प्रैक्टिकली सामना रहा है, क्योंकि थरपारकर बहुत मुश्किल इलाका है जी बिल्कुल। यहाँ पे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं या जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, तो वो जो सुबह नहा के बाबू बन के जो है वो क्लासरूम में जाते हैं, तो यहाँ तो एक तो आपको रोजाना नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो थोड़ी सी लाइफ डिफिकल्ट है, इंटरनेट नहीं है। आप करेंगे तो मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखे हैं, दूर अफ्तादा इलाकों में, हार्ड एरियाज में, जो कि आपको पता है ना कि जो कई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब उनके आप ये कहें कि ज़हनी खलल होता है या कुछ भी, ऐसा कोई बंदा जो है वो आपके पास या बंदी आना चाहे, और हम उन तमाम लोगों को ऑनर करते हैं, वेलकम करते हैं कि ये आए, ये आपका प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो ये काम करना चाहते हैं, तो हार्ड एरिया है लेकिन वो कहते हैं कि मतलब एक कमिटमेंट और वो सारा कुछ है, तो
तो ये बड़ी खूबसूरत बात होगी अगर बाहर से कोई आएगा, टीचर आएगा इनके चौनर स्कूल में, ये बहुत खूबसूरत बात होगी कि अगर कोई इनका स्कूल ऑन करके या अपना ही एक फंडिंग करके आप एक स्कूल बनवाए, स्टेशनरी दे सकता है, बुक्स दे सकता है। तो आप नहीं, आपको मालूम कि सदका जारिया जो है इस हवाले से जो काज एंड इफेक्ट की चेन है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि जो एक पूरी की पूरी आप तकदीरें बदल देते हैं इलाके की, और ये बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शोएब साहब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको बुलाएंगे कॉफ़ी, वो भी बगैर चीनी के। क्यों? क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आपने चीनी और रोटी कम खानी है। ये एक अनोखा मशवरा है जो आपको आज तक किसी गवर्नमेंट के किसी वजीर ने नहीं। अली अमीन साहब का ये मशवरा है बाय द वे। उन्होंने कहा है कि चीनी और रोटी कम खाएं, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी, लेकिन हमें महंगाई और चीनी और इससे याद आया कि हमारा जो सेगमेंट है ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसमें आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सब्जी बेचते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो PhD कर रहे हैं। यानी कि आप कितने, आप उनका अंदाज़ा लगाएं वो कितने मोटिवेटेड है। हमना खालिद उनसे मुलाकात करवा रही हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आप लोग मुझे यहाँ पे सब्ज़ी के स्टॉल में देख रहे होंगे क्योंकि मैं आज सुपर एक्साइटेड हूँ और एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको लेके आई हूँ। और अदनान को ढूंढते ढूंढते मैं उन्हीं के सब्ज़ी के स्टॉल पे पहुँच चुकी हूँ। आज अदनान हमारे साथ हैं, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ साथ PhD कर रहे हैं, ये सारा कुछ मैं उनसे पूछूंगी। वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अदनान आप? अल्लाह का करम, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान, मेरा पहला एक टिपिकल क्वेश्चन है, वो ये कि बचपन आपने स्टार्ट लिया सब्ज़ी का इसी बिज़नेस का, तो ये स्ट्रगल फाइनेंशियली साथ पढ़ाई कैसे आपने सोच लिया? असल में ये है कि 2005 से स्टार्ट लिया। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो घर में मैं सबसे बड़ा था, तो उसी वजह की तमाम जिम्मेदारी मेरे सिर पे थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो उस वक़्त तो मैं एक स्टॉल पे मज़दूरी कर रहा था, तो साथ साथ फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रे। यहाँ पे मैं मतलब टमाटर के स्टॉल पे, आलू प्याज के स्टॉल पे, लोडिंग अनलोडिंग, रेडी चलाई है, कबाड़ चुना है, बहुत से काम किया है। तो फिर अल्लाह के ताला के करम से जब B.Com किया तो अपना छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया। बिल्कुल आप सही बात करो, लेकिन B.Com से पहले शायद मैंने आपकी हिस्ट्री में देखा कि आप FSC कर रहे थे मेडिकल में। तो मुझे ये बताएं कि आप किस तरह इंस्पायर हुए? क्योंकि मैंने यूजुअली पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि अगर आप फाइनेंशियली सेटल नहीं हो तो आप पढ़ाई छोड़ देते हो, लेकिन साथ एक काम करना और साथ पढ़ाई, ये किस तरह मैनेज किया? वैसे इसलिए की थी कि सोच रहा था कि मतलब डॉक्टर बनूं, और हर किसी की ख्वाहिश होती है। अगर आप देखा जाए किसी को किसी मतलब प्राइमरी स्कूल में जाए या आप हाई स्कूल में जाए, अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए तो इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना चाहता है, तो यही ख्वाहिश थी। लेकिन फिर जब बाद में पता चला कि अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप एक्सपेंसेस आपको पता है मेडिकल के, तो फिर इसलिए मैंने जो लाइन था वो चेंज कर दिया। फिर मैंने B.Com किया, फिर उसके बाद M.Com किया फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, MS किया अकाउंटिंग फाइनेंस में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नवल यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने कभी सोचा अपनी ये सब्ज़ी की जो फील्ड है, स्टॉल को क्विट करने का कि नहीं यार मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे कोई अच्छी फाइनेंशियली अब कोई जॉब मिल जाएगी, मेरे लिए इजी हो जाएगा? असल में ये है कि पहले ये था कि कोशिश तो इतनी ख़ास नहीं की थी क्योंकि मैं कर चलो एक निज़ाम चल रहा है, और ये है कि ये यहाँ पे काम में मतलब जब हम रात को 2 बजे उठते तो 11 बजे तक हम काम करते, तो उसमें ये था कि हम मतलब कंफर्टेबल फील करते थे कि क्योंकि हमारा टाइम मिलता था, मैं इवनिंग शिफ्ट में जाता था यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो अब PhD में ऐसा है कि बहुत मुश्किल होता है दोनों को मैनेज करना, क्योंकि उनके लिए एक आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च डिग्री है, तो रिसर्च के लिए होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हो, रिसर्चर्स हो, एक्सपर्ट हो, ताकि बंदा उनसे सीखे और उस एनवायरनमेंट में उठ बैठ के अपना जो रिसर्च जो जर्नी है उसको अच्छी तरह कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यूजुअली हर किसी की एक सेल्फ ईगो होती है, तो कभी आपको फील हुआ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, फिर यहाँ का एनवायरनमेंट इतना मुश्किल मैनेज करना, एक बहुत बड़ा जंप है, ऐसे ही है, तो कभी आपको फील हुआ कि नहीं यार अब ये छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा, या अब मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कभी शर्म महसूस हुई कि नहीं यार मैं तो सब्ज़ी का काम कर रहा हूँ, मेरा सब्ज़ी का स्टॉल है?
असल में बात ये कि लाजमी बात है कि अब देखा जाए तो बहुत इन्वायरमेंट बहुत चेंज होता है। एक नई दुनिया में आप चले जाते हैं जब यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट हो और सब्ज़ी मंडी का इन्वायरमेंट हो, क्योंकि एजुकेटेड लोगों के दरमियान और अनएजुकेटेड के लोगों के दरमियान यहाँ पे लोगों को डील करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर मतलब यूनिवर्सिटी के लेवल पे अगर देखा जाए तो मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं सब्ज़ी के जो क्लोज फ्रेंड थे उनको पता था, लेकिन हर किसी के साथ ये बात मैं नहीं शेयर करता, क्योंकि यहाँ पे लोग स्टेटस को इज्जत देते हैं, इंसान को नहीं देते। यही मैं आपसे बात कर रही थी। तो इसमें ये होता है कि किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन PhD में जो मेरे साथ जितने भी है दोस्त हैं उन सारों को पता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मीडिया वाले आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है तो सारे दोस्तों को भी पता चल जाता है। तो अभी बहुत से को पता चला भी है, कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है कि कोई इसी तरह खुश होते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। टीचर्स को भी जब पता चले तो वो भी खुश होते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि माशाल्लाह तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक दोनों को साथ चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि मजबूरी के तहत चलाना पड़ रहा है तो बस चलाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूँगी कि आगे आने वाले टाइम पे आपकी PhD कंप्लीट होने के बाद अगर आपको एक एज लेक्चरर कोई अच्छी जॉब मिले तो आप क्या करेंगे? इसको क्विट करेंगे कि लेके चलेंगे? अभी मैं एलिजिबल हूँ लेक्चरर के लिए, अगर मुझे अभी भी मिल जाए मैं इसको लाजमी बात है छोड़ूंगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट इस इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का काम है, आपके सामने ये आप तो इसलिए आई हुई है। बिल्कुल, मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते आई हूँ। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूँ तो किस तरह आप मैनेज करते हैं अपनी स्टडी को और इस काम को? जब आपने पढ़ना होता है तो आप किस तरह से मैनेज? असल में ये होता है कि हम जब रात को 2 बजे उठते हैं तो उस टाइम से हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, ये कुछ हम मतलब ये कि यहाँ पे ग्रेडिंग करना जो चांदी कहते हैं, तो उसी तरह फिर उसके बाद हम 11 बजे तकरीबन फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद जो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उसको रात को 10 साढ़े 10 बजे तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी जो यंग जनरेशन है अगर उनको देखा जाए तो आप उनके लिए एक जो है ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट होते हैं एज बिज़नेस के लिए, कि बिज़नेस या कारोबार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर देखा जाए जो हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, अगर उसको देखा जाए जो BS के लिए आते हैं तो उनको देखा जाए तो उन्होंने एक फैशन इंडस्ट्री बनाई हुई है यूनिवर्सिटी को। तो टिकटॉक के लिए आते हैं या यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो अपने तालीम पे तवज्जो नहीं देते। उनका मकसद तालीम नहीं होता है, उनके वालिदैन का तो यही मकसद होता है कि उनके तालीम के लिए भेजा जाए, लेकिन वो मोस्टली अपना टाइम जो है इन चीज़ों में ज़ाया करते हैं। तो उनको चाहिए कि मतलब अपनी मेहनत करें। और दूसरी बात यह, अगर हमारे जितने भी जो ग्रेजुएट्स हैं अगर उनको देखा जाए तो जिन्होंने BS किया हुआ है तो उनका जहन में ये है कि हमने BS कर लिया बस, और उसमें यह है कि हमें अभी कोई अच्छी सी पोजीशन मिल जाएगी किसी जगह पे। लेकिन यह है कि अगर आप अपनी कोशिश करो, बिल्कुल अल्लाह करे सबको मिले, लेकिन यह है कि लाजमी बात है अगर उसके साथ अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस भी या स्टार्टअप कोई कर ले, कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू कर ले तो अच्छी बात है, मेहनत। लेकिन शर्म इन चीज़ों में महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हलाल रिज़्क है, हलाल रिज़्क कमाना तो इबादत ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन से आप एक स्ट्रगल देखते हैं तो कभी आपको किसी ने डिसहार्ट किया हो? मेरे ख्याल में आप सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस देने वाले ज़्यादा होते हैं। तो आपने फिर मेडिकल, देन आपने उसके बाद BCom, फिर उसके बाद आपने MS, ऐसे ही है। फिर आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया? कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, आपने कहा नहीं बस अब मुश्किल है? नहीं, बहुत से ऐसे वाक़यात आते रहते हैं, क्योंकि शैतान दिल में फिर वसवसे डालते रहते हैं लोग। यही आपको जो मैंने बताया कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम दोनों में क्या फ़र्क है, आप इतने अपने ऊपर इतने पैसे भी इन्वेस्ट किए, इतना टाइम भी वेस्ट किया, उनके मुताबिक टाइम वेस्ट करना, मेरे मुताबिक टाइम वेस्ट नहीं है। हाँ, तो ऐसे किस कुछ सवालात करते हैं, लाजमी बात है फिर शैतान दिल में वसवसे डालते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक पहुँचे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह कुछ ऐसे एक दिन आएगा कि सारे लोग फ़ख्र करेंगे। जी अदनान, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं PhD कंप्लीट करने के बाद, एक अपना पूरा पढ़ाई का, अब अदनान अपने आप को एक टारगेट जो अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या है? यही है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, और यही तो ख्वाहिश भी है और ये मकसद है कि मतलब ये कि किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ या किसी इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्चर जो जॉब स्टार्ट कर लूँ। थैंक यू सो मच अदनान, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। फॉर श्योर कुछ अर्से बाद मैं आपको किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देख रही होंगी या किसी अच्छी जॉब पे देख रही होंगी। और थैंक यू सो मच, आज आपके साथ शो करके बहुत अच्छा लगा। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियों के हवाले से, जिनके बारे में अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं, इनफैक्ट टैलेंटेड यूथ से मिलवाते रहते हैं आपको, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी 30 सितंबर को गिलगित बल्तिस्तान में गर्ल्स फुटबॉल लीग के तीसरे सीजन का आगाज हुआ। एक हफ्ता जारी रहने वाले इस इवेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सेमीफाइनल खैबर और पस्सू, शमशाल और शिपोरसन के दरमियान खेला गया
और फाइनल में पस्सू के दामन में पस्सू और चिपोरसन की टीमें आमने सामने आई और मेजबान टीम पस्सू इस मैच में कोई गोल ना कर सकी, जबकि दिफाई चैंपियन चिपोरसन की टीम ने 2 गोल करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बिल्कुल याद है कि गिलगित बल्तिस्तान में करिश्मा अनायत ने अपनी बड़ी बहन सुमेरा अनायत के साथ मिलकर 2018 में गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज किया था। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, फिर अगले साल टीमों की तादाद 18 हो गई थी और 300 के करीब लड़कियों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से टूर्नामेंट नहीं हो सका और इस वक्त टीम जो दिफाई चैंपियन की टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी फरहाना जबीन जो कि कैप्टन है और सायरा जो कि डिफेंडर है। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फरहाना और सायरा, कैसी हैं आप दोनों? अच्छा फरहाना और सायरा, हम आपसे जानना चाहेंगे चूंकि अभी आपने इतनी चैंपियनशिप जीती है और स्पेसिफिकली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो 2018 में लिया गया। आप लोगों ने इसमें मुसलसल पार्टिसिपेट किया, कैसा लगता है जब आप वहाँ अपने इलाके में फुटबॉल खेलती हैं, स्पोर्ट्स खेलती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहाना जबीन है और मैं चिपोरसन बाबा गंदी टीम से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि GBGFL सीजन 3 जो कि 2 दिन पहले इख्तिताम तक पहुंचा, उसमें जो है हम विनर्स रहे हैं। हमने जो है 8 टीमों को शिकस्त देके ये टूर्नामेंट जो है अपने नाम कर लिया। हम जो है बहुत ही खुश है और इस वक्त जो है हम अपने गांव में बैठे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि चिपोरसन जो कि साइड एरिया है जिसमें जो है बहुत यानी कि मुश्किल से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सर्दी है और ये वो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। स्पोर्ट के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त जो है जैसे कि हम गए फर्स्ट में टूर्नामेंट के लिए, उस टाइम भी हम जो है पूरे 7 वैलीज से हमने जो है अपना यानी कि टीम बनाया। 7 विलेजेस से हमने जो है पार्टिसिपेंट्स को उठाया और जाके लास्ट में जाके हमने जो है इतना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया कि हमने जो है ये फाइनल अपने नाम कर लिया। अच्छा। ना हमने प्रैक्टिस किया था और ना ही जो है हमें इतना इंफॉर्मेशन था, बस हम जो है हमने एक टीम बनाया 14 प्लेयर्स का और गए उधर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के बाद जो है हमने बहुत मुश्किलात से अपना जो है ये फाइनल अपने नाम कर लिया। हम बहुत ज्यादा एक तो मैं सबसे पहले तो आपके इलाके को और आपके इलाके के जितने लोग हैं, पूरा ये जो हमारा एरिया है नॉर्थ का, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा इवेंट होता है यहाँ पे करवा पाते हैं तो ये लोग करवा पाते हैं। और आप लोगों की तो क्या बात है जो फील्ड के अंदर खेलते हो, मतलब ये बहुत ही पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी एजाज़ की बात है। थोड़ा सा हमें अपनी कोचिंग के हवाले से बताइए। जब 2 टीम्स खेल रही होती हैं तो उससे बड़ा मुकाबला फुटबॉल के अंदर 2 कोचेस के बीच चल रहा होता है, इंटरनेशनल भी हमने देखा। तो आपका कोचिंग स्टैंडर्ड क्या था और क्या उसने कोई रोल प्ले किया आपको जितवाने के लिए? सर देखा जाए तो चिपोरसन में ना कोई इस तरह का मतलब मखसूस क्लब है और ना ही जो है इतना कोई फैसिलिटीज है कि हम जो है यानी कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके और आगे जा सके। और देखा जाए तो हमारा जो कम्युनिटी है वो जो है हमारे साथ बहुत देती है, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन और दूसरे लोग जो है हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं कि आज जो है हम उनकी वजह से इस स्टेज तक आए हैं कि हमने जो है फाइनल जीत लिया है और यानी कि कप लेके आए हैं हम अपने गांव में। और हम जो है बहुत प्राउड फील करते हैं कि मतलब कोई भी फैसिलिटीज ना होने की बावजूद जो है हमने यानी कि पूरे 8 टीमों को शिकस्त देके ये कप अपने नाम कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी आपको बहुत सपोर्ट करती है और एज अ फीमेल मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग होता है बाज़ दफ़ा, आप जिस तरह से आप खुद भी फैसिलिटीज़ का जिक्र कर रही हैं। सो क्या लगता है कि आपकी जो लोग हैं वहाँ पर, जो इंतज़ामिया है, जो ये लीग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, उनको मज़ीद किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आपको फैसिलिटेट किया जाए और गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपका साथ दे सके? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं मिस करिश्मा और मिस सुमेरा को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने जो है बहुत मुश्किलात के बावजूद जो है उन्होंने हमारे लिए ये 3रा सीजन जो है रखा और हमने जो है उधर अपना स्किल्स यानी कि डेवलप किया। हमने जो है गेम किया और मतलब पूरे दुनिया के सामने हम इस वक्त मतलब पूरा दुनिया हमें देख रहा है कि चिपोरसन के अंदर कितना टैलेंट है और हमने जो है यानी कि हम जो है बहुत प्राउड फील करते हैं इस वक्त कि हमने चिपोरसन का नाम रोशन किया है। और जो है हम अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए जो है
जो हार्ड एरियाज है जैसे कि चिपरसन है, शिमशार है और दूसरे तीसरे एरियाज है, हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसे प्रॉपर्टी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जिससे जो है हम आगे जा सके, उससे जो है हम फायदा उठा सके, आगे जाके हम स्पोर्ट्स के बेस पे जो है हम अपने लिए यानी कि इजीली जो है हम यूनिवर्सिटीज जा सके, हमारे लिए स्कॉलरशिप हो और दूसरे तीसरे इस तरह के फैसिलिटीज हो हमारे लिए, ताकि हम आगे जाके अपना आप डिजर्व करते हैं बिल्कुल। और इसमें सबसे पहला जो किरदार है वो मकामी हुकूमत का है, जो सूबाई हुकूमत है, वहाँ के वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का है। उनको चाहिए कि वो ज़रूर आपको अप्रोच करें, आपको सपोर्ट करें, क्योंकि उनका ताल्लुक वहाँ से है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जब लोगों को ओहदे मिलते हैं तो तरजीहात बदल जाती हैं। आप ये बताइए कि आप खुद भी, चूँकि आप कैप्टन हैं फरहाना और सायरा डिफेंडर हैं, उसके साथ साथ दीगर टीम्स भी इसमें शामिल थी, तो इस वक्त हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन टीम बने तो हम अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे पास इस तरह की प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कि इंटरनेशनली बड़ी टीमों के साथ खेल सकती हैं और कम्पीट कर सकती हैं? क्या हमारी इस तरह की पोजीशन है प्लेयर्स को लेकर? जी सर, अभी ये 2 साल हुआ है हमारा GBGFL खेलने से, अभी हम इतना मतलब कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हम अभी भी यानी कि कह सकते हैं कि हम आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान टीम में भी हम अगर हमें कोई चांस मिला तो हम उसमें भी यानी कि गेम कर सकते हैं। और हमारा उम्मीद है कि हमें इस तरह के मौके फराहम किए जाएंगे और हम जो है अपना बेस्ट देख के यानी कि अपने हमारे अंदर जो स्किल है उसके जरिए से जो है हम जाके पाकिस्तान लेवल तक यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को तो चांस मिल गया, अब बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं या ऐसी आपकी टीनेजर एज फेलोज हैं जो कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में आपको देख रही हैं और वो बड़ा आपको देख के इंप्रेस हो रही होंगी, इंस्पायर हो रही होंगी। इस वक्त हम चूंकि आपकी फुटबॉल प्लेइंग की वीडियो दिखा रहे हैं कि ग्राउंड भी कुछ खास अच्छा नहीं है, इंतजामात भी अच्छे नहीं है, लेकिन आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो मूव्स हैं वो बड़ी कमाल हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम कोई किसी अच्छे इंटरनेशनल क्लब का मैच देख रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप दोनों बारी बारी अगर जो लोग आपको देख रहे हैं, यंगस्टर्स, टीनेजर गर्ल्स खास तौर पर जो खेल सकती हैं, खेलना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर, पहली बात तो ये है कि हम ना ही यहाँ पर यानी कि हमारे गांव में जो है ना ही कोई मतलब खास ग्राउंड है और ना ही प्रैक्टिस करने का हमें इतना मौका मिलता है कि हम जाके मतलब यानी कि फाइनल मतलब मीन्स कि कोई टूर्नामेंट के लिए अगर 1 मंथ भी बचा है तो हम मतलब प्रैक्टिस करें, इस तरह का कोई हमारा इधर इंतजाम नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम अपना पूरा यानी कि बेस्ट देते हैं, जितना हमसे होता है उतना अपने टीम के साथ कोऑपरेट करके जो है हम आगे तक जाते हैं। दूसरे टीमों को अगर देखें तो वो जो है प्रैक्टिस करके आके जो है हमसे हारते हैं, लेकिन अभी जो है हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम हमारी बेस्ट के साथ। अच्छा, एक मुख्तसर सवाल का जवाब दे दें, ये जो आपकी शर्ट का जर्सी का कलर है, इससे चपोरसन की कोई वाबस्तगी है या वैसे ही आपने चूज किया हुआ है, या हर इलाके का जो कलर है उससे कोई वाबस्तगी है या वैसे ही चूज किया हुआ है? नहीं सर, बस वैसे ही चाहिए। अच्छा, वैसे ही क्या? ठीक है, गुड लक फरहाना एंड सारा एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन कंडीशंस में आप खेल, यही काबिले दाद है आप लोगों के लिए कि आप जिस तरह से अपने आप को मनवाती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब क्या करना है हमने? अब हमने करना है जो अभी बलूचिस्तान में ज़ल्ज़ला है, उसकी लेटेस्ट अपडेट लेनी है और अपडेट हमारे पास ताज़ा तरीन मौजूद है। इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं। बिल्कुल, अकरम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि अभी आफ्टर शॉक्स के हवाले से भी वो कुछ हमें अपडेट दे रहे थे कि ज़ल्ज़ला जो आया कल रात को 3:02 में, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला भी जारी है। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अकरम, हम आपसे लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहेंगे कि कहाँ तक पहुँची इमदादी कार्रवाइयाँ और उसके साथ साथ क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा है। रात के आने वाले ज़ल्ज़ले ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को शदीद मुतासिर किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासरा जो इलाका था हरनाई, वहाँ पर 5.9 शिद्दत के आने वाले ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी, जिसमें अब तक भी जो है आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है। आपसे कुछ देर कबल भी जो है बाकायदा तौर पर एक बड़ा झटका आया, जो ज़ल्ज़ला पैमाने के मुताबिक आफ्टर शॉक में 4.9 शिद्दत के इस ज़ल्ज़ले ने दरे सहमे लोगों को मजीद मुतासिर कर दिया। रात में आने वाले ज़ल्ज़ले में जो है 30 लोग जिंदगी की बाजी हार गए और 300 लोग जो है इसमें जख्मी हुए। रेस्क्यू इदारों ने
रात से ही काम जो है शुरू कर दिया गया था और हुकूमत की जानिब से, ज़िली इंतजामिया की जानिब से, रेस्क्यू टीमों की तरफ से बाकायदा तौर ठीक पर है टीमें। अकरम, आप हमारे साथ ही रहिए, आप उस जगह की जाने बढ़ भी रहे हैं जहां पे ये ज़ल्ज़ला आया है। आपसे बात करेंगे। हम नसीर नासिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि DGPDMA हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। नसीर साहब बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बड़ा चैलेंजिंग और मुश्किल वक्त है आपके लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपकी तैयारी किस हद तक थी इस वाक़े के लिए, और अब तक जो इतलात आ रही हैं अगर आप हमें कुछ कन्फर्म न्यूज़ भी नुकसानात के हवाले से बता पाएँ तो। जी बिल्कुल, मैं खुद इस वक्त अरनाई में हूँ और जहाँ तक जो है ना वो आप ज़ल्ज़ले के बारे में डिटेल्स मांग रहे हो, 15 के करीब जो है ना कैजुअल्टीज हुए और उसमें ज़्यादा तादाद जो है ना वो बच्चों की है और इसमें 3 मर्द और 4 खवातीन है। और जो इंजर्ड पर्सन है वो हमारे पास 150 आ रहे हैं और उसमें 35 जो सीरियस पेशेंट्स को वहाँ कोयटा रवाना कर दिया एम्बुलेंसेस के जरिए। अच्छा। बाकी जो माइनर इंजरीज है जिनकी उनको फर्स्ट एड या इस तरह के जो है ना तभी जो है ना वो मायना करके उनको घरों को वापस भिजवा दिया। सब इस हवाले से अपडेट्स, जो मलबे के नीचे लोग हैं, क्या अभी भी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं इस हवाले से, और कोई आइडिया कि कितने लोग अभी भी मौजूद हैं मलबे के नीचे? रेस्क्यू की जो कार्रवाई है वो तो स्टार्ट थी जो है ना वो हो गई थी, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस PDMA की जो रेस्क्यू टीमें थी। अभी जो हमने मालूमात के पूरे एरिया को सर्च किया, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं या कहीं से कोई इस तरह की कोई इतला नहीं कि मलबे के नीचे कोई बंदे दबे हुए हो। अच्छा। तो इस तरह की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त भी, हमारे पास इंजर्ड आ रहे हैं लेकिन वो माइनर इंजरीज है उनकी। तो नसीर साहब हम ये समझें कि सूरत हाल काबू में है, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है? वैसे तो नुकसान एक जान का भी होता है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। यकीनन फिलहाल तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और जहाँ तक कुछ दूर दराज एरियाज है वहाँ पे हमारी टीमें भी गई और वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें भी कुछ इस तरह के इंजर्ड पर्सन हमारे पास ठीक है। चलें, आप बेस्ट ऑफ लक जी, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया बताया, आगाह रखिएगा हमें, एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि मजीद नुकसान ना हो। जैसे बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम का भी बहुत शुक्रिया जो हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हमें आपसे इजाजत लेनी है, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा और बलूचिस्तान में जो लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।